आपको बाथरूम का प्रयोग करना गंदा या असुविधाजनक लग सकता है, लेकिन अगर ये प्रक्रिया ना हो तो आपके शरीर में विषाक्त पदार्थ जमा होने लगेंगे और आप मर जाएंगे। वृक्क की वजह से ऐसा नहीं होता है। इस वीडियो में हम वृक्क की संरचना और इसके क्रियात्मक इकाई, जिसे वृकाणु यानी कि नेफ्रॉन कहा जाता है, इनके बारे में चर्चा करेंगे। हम वृकाणु के कार्य और इसकी विभिन्न संरचनाओं के बारे में अगली वीडियो में अधिक विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम वृक्क की संरचना के बारे में बात करेंगे। शुरू करते हैं हाइलम से। हाइलम एक प्रकार के प्रवेश द्वार है, या आप इसे मेहराब भी कह सकते हैं, जिसके माध्यम से कई ट्यूब वृक्क में प्रवेश करते हैं और निकास करते हैं। उदाहरण के लिए वृक्क धमनी यानी कि रीनल आर्टरी और वृक्क शिरा यानी कि रीनल वेन। वृक्क धमनी वृक्क के पास वो रक्त लाती है जिसका निस्यंदन होना होता है, और वृक्क शिरा वो रक्त बाहर ले जाती है जो निस्यंदित हो चुका है। हाइलम वो स्थान है जहाँ से वृक्क में नसें अंदर आती हैं। यही वो स्थान है जहाँ से मूत्रवाहिनी यानी कि यूरेटर वृक्क से निकलता है। मूत्रवाहिनी वो ट्यूब है जो वृक्क को मूत्राशय यानी कि यूरिनरी ब्लैडर से जोड़ता है। मूत्राशय वो संरचना है जो तब तक मूत्र को संग्रहित रखती है जब तक इसे शरीर से बाहर नहीं निकाला जा सकता। जब आप वृक्क की संरचना को देखते हैं तो पाते हैं कि हाइलम एक बड़े स्थान में खुलता है। इस स्थान को वृक्क श्रोणी यानी कि रीनल पेल्विस कहा जाता है। वृक्क श्रोणी सिर्फ एक बड़ा स्थान नहीं है, बल्कि ये कई नलिकाओं जैसी संरचनाओं में विभाजित होता है। इन नलिकाओं या वृक्क श्रोणी के प्रक्षेपों को वृक्क चषक यानी कि रीनल कैलिक्स कहा जाता है। यदि आप इन वृक्क चषक को देखें तो ये त्रिभुजाकार संरचनाओं की नोक तक खत्म होती हैं। अब सवाल ये है कि ये आखिर है क्या? इसे समझने के लिए हमें ये जानना होगा कि वृक्क दो अलग-अलग हिस्सों से बनी होती है। पहला है बाहरी हिस्सा, जिसे वल्कुट यानी कि रीनल कॉर्टेक्स कहते हैं, और दूसरा है आंतरिक हिस्सा, जिसे मध्यांश यानी कि रीनल मेड्यूला कहते हैं। ये त्रिभुजाकार संरचनाएं पिरामिड होते हैं। प्रत्येक वृक्क में लगभग 10 से 18 पिरामिड होते हैं, और चषक इन पिरामिड की नोक पर स्थित होते हैं, क्योंकि इन्हें पिरामिड में बनने वाले मूत्र को इकट्ठा करना होता है। जो भी मूत्र मध्यांश पिरामिड में बनता है वो चषक में जाता है और फिर वृक्क श्रोणी में प्रवेश करता है और मूत्र वाहिनी के माध्यम से बाहर निकलता है। तो वल्कुट वृक्क का बाहरी हिस्सा है और मध्यांश आंतरिक हिस्सा है। वल्कुट पूरे वृक्क में समान रूप से फैला होता है, जबकि मध्यांश में ये मध्यांश पिरामिड फैले होते हैं। अब जब हमने वृक्क की मूल संरचना समझ ली है, तो आइए वृक्क के क्रियात्मक इकाई वृक्काणु के बारे में बात करते हैं। प्रत्येक वृक्काणु में एक अभिवाही धमनिका यानी कि एफरेंट आर्टीरियोल द्वारा रक्त पहुंचाया जाता है। तो होता ये है कि वृक्क में प्रवेश करने वाली वृक्क धमनी छोटी छोटी शाखाओं में विभाजित हो जाती है, और ये शाखाएं अभिवाही धमनिका बनाती है। ये अभिवाही धमनिका छोटी केशिकाओं यानी कि कैपिलरीज में विभाजित हो जाती है और एक जाल बनाती है, जिसे कोशिका गुच्छ यानी कि ग्लोमेरुलस कहा जाता है। और यही कोशिका गुच्छ वो स्थान है जहां रक्त का निस्यंदन होता है। अभिवाही धमनिका के कोशिका गुच्छ बनाने के बाद जो भी धमनिका कोशिका गुच्छ से बाहर निकलती है उसे अपवाही धमनिका यानी कि इफरेंट आर्टीरियोल कहा जाता है। ये निस्यंदित रक्त को बाहर ले जाती है और अंततः वृक्क शिरा यानी कि रीनल वेन में परिवर्तित हो जाती है। तो वृक्क धमनी जो वृक्क में प्रवेश करती है, छोटी छोटी धमनिका में विभाजित होकर कोशिका गुच्छ की केशिकाएं बनाती है, और फिर कोशिका गुच्छ से अपवाही धमनिका निकलती है जो बाद में वृक्क शिरा का हिस्सा बन जाती है। कोशिका गुच्छ एक कप के आकार की संरचना में संलग्न होता है, जिसे बोमन संपुट यानी कि बोमन्स कैप्सूल कहते हैं।
जो भी पदार्थ कोशिका गुच्छ में रक्त से निस्यंदित होते हैं, उन्हें बोमन संपुट पकड़ लेता है। इसे इस तरह समझ सकते हैं, मान लीजिए आप चाय बना रहे हैं और चाय को एक मग में डालना चाहते हैं। आप मग के ऊपर एक छन्नी रखते हैं और उसमें चाय का मिश्रण डालते हैं। चाय के मिश्रण में पानी और चाय की पत्तियां होती हैं, है ना? इस परिदृश्य में छन्नी कोशिका गुच्छ की तरह काम करती है। जब आप चाय का मिश्रण डालते हैं तो चाय की पत्तियां छन्नी में फंस जाती हैं, जबकि पानी और इसमें मौजूद चाय का अर्क नीचे मग में चला जाता है। इस उदाहरण में मग बोमन संपुट है। बोमन संपुट का कार्य कोशिका गुच्छ से निस्यंदन किए गए पदार्थ को पकड़ना है। वृक्काणु का ये भाग वृक्क कणिका यानी कि रीनल कॉर्पसल के नाम से जाना जाता है। अब वृक्काणु की संरचना को आगे देखते हैं। ये एक नली जैसी संरचना के रूप में नीचे की ओर बढ़ती है, जो हल्की कुंडलित होती है। ये कुंडलित संरचना प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के रूप में जानी जाती है। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल यानी कि समीपस्थ संवलित नलिका। तो समीपस्थ संवलित नलिका हेनले लूप या हेनले पाश में नीचे की ओर जाती है और फिर वापस ऊपर की ओर आती है। हेनले पाश एक हेयरपिन के आकार की संरचना है, जिसमें दो भुजा होते हैं। एक अवरोही भुजा जिसे हम डिसेंडिंग लिम्ब कहते हैं और एक आरोही भुजा जिसे हम असेंडिंग लिम्ब कहते हैं। हेनले पाश फिर से एक कुंडलित संरचना में परिवर्तित हो जाता है, जिसे दूरस्थ संवलित नलिका यानी कि डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहा जाता है। इसे समीपस्थ संवलित नलिका इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये कोशिका गुच्छ के पास स्थित होती है। इसे दूरस्थ संवलित नलिका इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये कोशिका गुच्छ से दूर स्थित होता है। दूरस्थ संवलित नलिका, जिसे हम डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल या डीसीटी भी कहते हैं, अंततः निस्यंद को एक ट्यूब में पहुंचाते हैं, जिसे संग्रह नलिका यानी कि कलेक्टिंग डक्ट कहा जाता है। संग्रह नलिका कई वृक्काणु से निस्यंद प्राप्त करता है और अंततः मध्यांश पिरामिड में खुलता है। तो वृक्काणु वृक्क में इस तरह दिखता है। हम कह सकते हैं कि वृक्काणु वलकुट से मध्यांश तक फैला होता है। कुछ वृक्काणु में हेनले पाश मध्यांश में बहुत गहराई तक चला जाता है, जबकि कुछ वृक्काणु में हेनले पाश बहुत छोटा होता है और वलकुट के पास ही समाप्त हो जाता है। अब जब हमने ये समझ लिया है, तो चलिए देखते हैं कि वृक्क के अंदर वृक्काणु कैसे व्यवस्थित होते हैं। तो यहाँ हमारे पास वृक्क है। ये वलकुट क्षेत्र है जो बाहरी हिस्सा है, और ये मध्यांश है। मध्यांश के अंदर मध्यांश पिरामिड होते हैं। तो वृक्काणु वलकुट में शुरू होता है और फिर हेनले पाश मध्यांश की ओर नीचे जाता है और फिर ऊपर लौटता है, जहां ये दूरस्थ संवलित नलिका बन जाता है। इसके बाद ये संग्रह नलिका में मिलता है। प्रत्येक संग्रह नलिका कई वृक्काणु से निस्यंद प्राप्त करती है। ये संग्रह नलिका वलकुट और मध्यांश दोनों के बीच फैली होती है और इसी वजह से मध्यांश पिरामिड इस तरह दिखते हैं। इसमें धारियां होती हैं या वे धारीदार दिखाई देते हैं क्योंकि इनमें संग्रह नलिका होते हैं। कई संग्रह नलिका मध्यांश पिरामिड के सिरे पर खुलते हैं, जिसे वृक्क पैपिले या रीनल पैपिले कहा जाता है। यहाँ से मूत्र को चषक इकट्ठा करता है, जो वृक्क श्रोणि का एक प्रक्षेप है। हमने पहले भी इसका जिक्र किया था, याद है? तो संग्रह नलिका से मूत्र मध्यांश पिरामिड में जाता है, फिर चषक में पहुंचता है। इसके बाद सभी चषक मिलकर वृक्क श्रोणि बनाते हैं। वृक्क श्रोणि से मूत्र मूत्रवाहिनी के माध्यम से निकलकर मूत्राशय में चला जाता है। वृक्क में वृक्काणु इस तरह व्यवस्थित होते हैं। ये वृक्क और वृक्काणु की संरचना के बारे में था। हम वृक्क के कार्य और उनकी प्रक्रियाओं के बारे में आगे की वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे।